हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RKFI स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 के विषय में। दोस्तों वीडियो का एग्ज़ाम वर्ष 2018 में दिसंबर में 22 और 23 दिसंबर में कराया गया था, जिसको ये जो भर्ती हुई थी यानी जो एग्ज़ाम हुआ था इसको कैंसिल कर दिया गया था, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था और इसे री एग्ज़ाम कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो UPSSC के तहत सरकार के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसे अब खारिज कर दिया गया है। याचिका खारिज करने के बाद अब UPSSC के द्वारा बहुत जल्द ही वीडियो का री एग्ज़ाम कराया जा सकता है। हो सकता है ये री एग्ज़ाम आपका अक्टूबर-नवंबर में ही करा लिया जाए। तो दोस्तों इसके विषय में और थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2018 में 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये भी साथ ही साथ बताऊंगा कि माइनस मार्किंग कितनी थी, कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे। ये सारी चीज़ें आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2018 को, उसमें मैं आज आपके साथ जो सीरीज़ है वो शेयर करने वाला हूँ। FA सीरीज़ का जो 22 दिसंबर की फ़र्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ये दोस्तों एग्ज़ाम जो है तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का था, जिसमें अधिकतम अंक 300 अंक थे, यानी 300 अंक का ये एग्ज़ाम था। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए थे और प्रत्येक 2 गलत उत्तर के लिए एक सही उत्तर का अंक काटा जाएगा, यानी कि लगभग 1/2 इसकी माइनस मार्किंग थी। तो दोस्तों इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे, 300 अंक का प्रश्न पत्र था और 1/2 इसकी माइनस मार्किंग थी। 2 घंटे का समय था इस पेपर को हल करने के लिए। तो ये आपको जानकारी मिल गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें 150 प्रश्न थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन 150 प्रश्नों में आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 प्रश्नों में सबसे पहला जो भाग था हिंदी, प्रज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित था। इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। अनुभाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे गए थे। अनुभाग 3 है सामान्य जानकारी यानी कि GS पोर्शन से 50 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे। 50-50 प्रश्नों की संख्या थी और प्रत्येक प्रश्न की संख्या जो प्रत्येक प्रश्न थे उनका सब अंक जो था वो 2 था। चलिए प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, इसमें सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़ना था। पढ़ने के बाद में इसका उत्तर देना था। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ने में हमें टाइम लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको सीधा सा उत्तर बताते हैं, नहीं तो आपका वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इसका पहला प्रश्न है, किससे रहित राज्य किस काम का है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसके भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या शिक्षित जनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ठीक है, यानी जहाँ पे प्रियजन ना हो वो राज्य किस काम का। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जगत का अर्थ है ऑप्शन है समाज, संसार, देश, प्रदेश। तो दोस्तों जगत का अर्थ हो जाएगा संसार। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निष्फल का आशय क्या होगा। ऑप्शन हैं अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्फल का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। ऑप्शन हैं जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए, जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन से हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन से। ऑप्शन हैं ई, बड़ी ई, ए, आए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बड़ी ई। बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन हैं ग, ज, व या स। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व जो है
वो अंत्यस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, तो अल्प प्राण कौन सा है ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 7 है, ख, ग, घ और ठ। तो दोस्तों अभी मैंने बताया पहला, तीसरा और जो पांचवा अंक होता है, अंतिम अंक वो अक्षर होता है, वो अल्प प्राण होता है। तो इसमें तीसरे नंबर पे ग होता है, इसलिए ग जो है अल्प प्राण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष दोस्तों कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 8 है, घोष वर्ण कौन सा ये बताना है, ज, क, छ या ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, बड़ा अ, ई या उ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उ। उ जो है ओष्ठ वर्ण है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में योग रूढ़ कौन सा है? योग रूढ़। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जलज। जलज जो है योग रूढ़ है। प्रश्न नंबर 11 है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन है महाधानोत्सव, महिधानोत्सव, महाधानोत्सव या महीधानोत्सव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधन उत्सव। प्रश्न नंबर 12 है, बैलगाड़ी में समास कौन सा है? बैलगाड़ी। तो दोस्तों बैलगाड़ी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलगाड़ी को बैल की गाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा तत्पुरुष समास। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आगमन में जो है उपसर्ग है अ। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। रसोइया में प्रत्यय कौन सा है? रसोइया में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है या, इया, आ या रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों या। और 14 का ऑप्शन ए सॉरी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इया। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय या घर। क्षेत्र, गधा, गाय या घर कौन सा तत्सम है हमें ये बताना है। तो 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? निम्न में से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन हैं यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव जो है वो तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। तो 17 का ऑप्शन सी सही, डी सही हो जाएगा, कटोरा। कटोरा जो है देशज है, बाकी सब विदेशी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मध्य, मयूर, वचन। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा शब्द विदेशी है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टिकट। टिकट जो है विदेशी शब्द है, बाकी सब देसी शब्द हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है कौन सा? हरा, पतला, सभा या गहरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। सी जो है सभा, ये संज्ञा शब्द है, बाकी सब जो हैं विशेषताएं हैं यानी विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौन जो है वो सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो इसका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक उत्तर आपको बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसका जो आयोग ने सही उत्तर माना है उसे ऑप्शन नंबर बी माना है, उचित। उचित जो है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, गिराना,
देना। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिराना। गिराना एक प्राणार्थक क्रिया है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में अव्यय शब्द कौन सा है? उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ठीक। ठीक जो है एक अव्यय शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भूदर, मीन, वृंद, बिहक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है बिहक पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जटिल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। तो दोस्तों 25 प्रश्न नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सरल। सरल जो है वो जटिल का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द, गे, दे, पे या दान। तो जो देने योग्य है उसे दे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही उत्तर हो जाएगा। दिन का मतलब दिवस होता है और दीन का मतलब दोस्तों हो जाएगा गरीब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब गरीब होता है। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबर। अंबर जो है अनेकार्थक शब्द है। अंबर से आप आकाश भी कह सकते हैं और भी इसके कई अर्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। वर्तनी के अनुसार ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या प्रामाणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रामाणिक। प्रामाणिक में आ की मात्रा होती है, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन हैं पर, ने, को, से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर। पर जो है अधिकरण का कारक है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप क्या करते हैं, क्षमा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जानने के लिए आप इसका जो है तो उदाहरण लेते हैं। जैसे क्षमा मांगी जाती है, घटना होती है, रीति चली आई है, क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्षेत्र होती ही नहीं कहा जाता है, क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसको भी वैसे ही देखते हैं। दुख होता है, गरिमा होती है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है। तो गरिमा होती है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा दर्शन। दर्शन जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा जैसे आंसू होते हैं, आंसू भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूँ, राम गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो जैसे था जो होता है वो भूतकाल का होता है और जो जैसे पढ़ेगा ये आपका भविष्यकाल का हो जाएगा। आ रहा है यानी अभी ये कार्य किया जा रहा है। मैं जाता हूँ ये वर्तमान में होता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम घर गया था। ये भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में भाववाच्य कौन सा है? ऑप्शन हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। ये भाववाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन हैं विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी,
जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए थे। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मिश्र वाक्य है। जब सवेरा हुआ तो हम लोग बाहर गए। प्रश्न नंबर 38 है, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है ये बताना है। मैंने विद्यालय जाना या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंने की जगह मुझे होना चाहिए कि मुझे स्कूल जाना है। प्रश्न नंबर जो 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए थे वीडियो एग्जाम 2018 में, तो इसका प्रश्न चिन्ह जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। असंभव काम करना, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ जाना। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अचानक आफत आ जाना, यानी कि आसमान फट जाना। प्रश्न नंबर 41 है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। पाँव बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो दोस्तों 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। 42 है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस हैं, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यानी कि 42 का आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। पाँचों उंगलियां घी में, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ ही लाभ का मतलब है पाँचों उंगलियां घी में। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। ऑप्शन है शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानुवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यानुवाद। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्यानुवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 45 है, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो ब्रज जो है हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 45 है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद कौन सा होगा। ऑप्शन है शोधन, संशोधन, प्रशोधन, समाशोधन। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन होता है, तो इसे संशोधन कहा जाएगा, अमेंडमेंट को संशोधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, सूरसागर के रचयिता कौन है। ऑप्शन है विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बिहारी या सुमित्रानंदन पंत। तो जो दोस्तों रीतिकाल के कवि थे वो बिहारी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र या भगवान दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 49 है, उर्वशी किसका काव्य है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों अब हम देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 प्रश्न। मैंने अभी तक हिंदी के 50 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। संख्याएं हैं 12, 33, 96, 285 और 852। इसकी अगली संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। दोस्तों इसको मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कैलकुलेट करूँगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा बेकार होगा, वेस्ट होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2553।
25 53 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेशन करने वाला एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे ये 25 53 आया है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। फिलहाल आप इसके सिर्फ आंसर ही देखिए। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। वैसे ही इसमें भी बताना है। सबसे पहली संख्या है 4, फिर 9, 26, 105 और 524। अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, इसकी भी अगली संख्या ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, 31 और 45। 31 45 इसकी अगली संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा। अब हमें यहाँ पे शब्द बताना है। तो दोस्तों इसमें पहले दिया गया है B2, F8, J32, N128। तो इसकी अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जैसे इसमें आपको पता चल रहा होगा कि B दूसरे नंबर पे होता है, F छठे नंबर पे होता है। तो 20 + 4 यानी 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 और 14 + 4 18। यानी कि अगली संख्या जो होगी वो R से स्टार्ट होगी। R सभी में है। तो ऐसे ही 2, फिर 32, फिर 8 नहीं 2 चौको 8, 8 चौको 32, 32 चौको 128। तो 128 चौको कितना होगा, तो 8 चौको 32, यानी कि जिसमें 2 लास्ट में होगा वो ऑप्शन सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 53 का भी सही है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा। BAC, CAB, फिर DAE या EAD। तो अगला कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले BAC यानी कि ABC है, फिर CAB है, फिर DAE है यानी कि 4, 1 और 5 है, फिर 1, 5, 1 और 4 है। तो अगला कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों अगली संख्या हो जाएगी 6, 1 और 7। 6, 1, 7 यानी कि 54 का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, FAG। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित अल्फ़ा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें आपका अल्फ़ाबेट भी दिया गया है, न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं और कुछ इसमें चिन्ह भी दिए गए हैं, यानी जो स्पेशल लेटर होते हैं उनको भी दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर प्रश्न दिया गया है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको दोस्तों आप इसे देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका सही उत्तर बताया दे रहा हूँ। जो प्रश्न नंबर 55 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। 629, 812, 372, 419, 294, 989, 767। यदि एक प्रत्येक विषम संख्या से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम संख्या में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा होगा। यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं उनमें से एक घटाया जाए और जितने भी सम संख्या उनमें एक जोड़ा जाए तो अगली संख्या क्या होगी, वो भी कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो ये बताना है। तो दूसरी जो अगली संख्या हो जाएगी दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 है, इसका 800 ऑप्शन हो जाएगा 898 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो अगली संख्या होगी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तो वो हो जाएगी 898। प्रश्न नंबर 57 है, यदि x का अर्थ योग हो और भाग का अर्थ घटाओ, प्लस का अर्थ गुणा हो और माइनस का अर्थ भाग है तो बताओ 120 + 12 - 3 / 4 × 2 - 2 + 1 बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 477। 477 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये जो मैं उत्तर बता रहा हूँ आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के आधार पर ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इनको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेट करने पर बिल्कुल इसका सटीक उत्तर आएगा, लेकिन जो भी आयोग ने इसका सही उत्तर माना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। यानी कि कोई 2 संकेत आपस में बदलने पड़ेंगे, चाहे तो प्लस और माइनस को बदलें, चाहे तो प्लस और गुणा को बदलें, चाहे तो गुणा और भाग को बदलें या फिर प्लस और भाग को बदलें। तो
सही बनेगी संख्या। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लस और माइनस को अगर हम आपस में बदल दें तो इसकी संख्या जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए आर सभी में है, ई भी सभी में है, उसके बाद में किसी में एस है, किसी में वी है, किसी में एम है, किसी में पी है और किसी में जी है। जी दोस्तों सबसे पहले आता है, यानी कि 6 नंबर जो होगा वो पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में अगला अक्षर देखते हैं, अगला अक्षर क्या आएगा? अगला अक्षर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, यानी एम जो आता है जी के बाद आता है। उसके बाद फिर पी आता है, पी के बाद एस आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे भी ये हो जाएगा और पाँचवें नंबर पे जो होगा ये, यानी कि क्या सही हो जाएगा? 6 3 4 6 3 5 4 या 4 5 4 5 मान लो, और उसके बाद में 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी कि 6 3 4 5 1 2। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका डी है 59 का ऑप्शन नंबर डी मान लें या फिर ऑप्शन नंबर ए भी मान सकते हैं। तो ए आपका इसका सही उत्तर माना जाएगा क्योंकि आयोग ने इसे ही सही माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, यदि ट्रबुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है और दूसरा लेटर 10वीं लेटर के साथ बदलता है और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा लेटर आएगा? यानी कि जब दोनों तरफ से आपस में बदल लेते हैं, पहला नंबर जो है अंतिम लेटर से बदलता है, दूसरा लेटर 10वें नंबर से बदलता है, ऐसे ही सब आपस में जब बदलते हैं तो बी के स्थान पे कौन आएगा ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जब हम बी के बाद जो लेटर होगा नवनिर्मित शब्द होगा वो हो जाएगा आर। यदि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा बी बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा? तो 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टी। टी जो होगा बी बाएं से चौथे के दाईं ओर जो दूसरा होगा वो हो जाएगा टी। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में निम्नलिखित प्रतीक घड़ी में समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भाग का मतलब है घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है। प्लस का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 5 पर है। इसका मतलब है कि या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है, यानी क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है, और छोटे चिन्ह का मतलब है कि घंटे की सुई या फिर मिनट की सुई 4 पर, और बड़े चिन्ह का मतलब है कि ग्रेटर देन का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 12 पर है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है हमें वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा पढ़ना हमारे लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर आगरा और लखनऊ के बीच की दूरी 138 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कौन से समय पर मिलेंगी? तो दोस्तों इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको हमें बताना है कि कौन से समय पर मिलेगी। भाग और लेस देन को मिला के बना है। तो भाग जो है दोस्तों वो 2 है और लेस देन का मतलब है 4, यानी कि 2 से 4 के बीच में मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में बैड टाइम टू परचेज को HIBONJYZ के रूप में लिखा जाता है। वैसे ही इन्वेस्ट मनी और एफर्ट को ये ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेना। इसका जो सही उत्तर है 63 का वो हो जाएगा आपका
प्रश्न आप दोस्तों पढ़ देना। 63 का सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, UXGENJ और HI। दोस्तों ये हमें थोड़ा सा डिटेल में वीडियो अलग से बना देंगे। अगर सभी पार्टों को एक साथ बनाएंगे तो 2-2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा, फिर तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। सिर्फ आंसर बताने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, QDFHS। प्रश्न नंबर 65 है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। उसके बाद इसका जो सही उत्तर हो जाएगा x/p-c क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क ई का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस और हैज इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है, विनीता, यानी इनमें से कौन एक चिकित्सक है, तो विनीता जो है वो चिकित्सक है। प्रश्न नंबर 67 है, ये दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 67 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में दिया गया है कि CF के पोते की पत्नी या नाते की पत्नी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द युग में शब्द एक निश्चित संबंध साझा करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिससे शब्द जोड़ी एक ही रिश्ते को साझा करती हो। जैसे चूहा कृंतक होता है वैसे ही जो व्हेल होती है वो सस्तन प्राणी है, यानी कि स्तन प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, दिए गए बयानों पर विचार करें, भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्नता में हों, और निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इस कथन का पालन करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, यानी केवल एक ही पालन करता है, जो निष्कर्ष है वो केवल एक ही पालन करता है, कुछ लंबे स्वर नहीं है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये दोस्तों ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ में सबसे पहले वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, इसका जो प्रश्न है, सबसे पहले निम्नलिखित गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, GH, MH, AP और MP। अगला प्रश्न है 71 नंबर है, निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ में 1994 से 2000 तक 7 साल की अवधि मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से CAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित करता है। इसका प्रश्न है कि यदि 1958 में अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है 26,500 यानी कि 1998 में जो उम्मीदवारों की संख्या थी जो उपस्थित थे उनकी संख्या थी 26,500। प्रश्न नंबर 72 है। 72 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सालों में 3 कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, 1995 और 1996 द्वारा कुल निर्यात का मूल्य जो था वो एक समान था। प्रश्न नंबर 73 है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कक्षा में रेहान का रैंक क्या है, हमें रेहान का रैंक बताना है। इसके लिए कथन दिए गए हैं कि रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है, रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 और अधिक है, नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। तो इसके लिए कौन सा कथन जो है उत्तर देने के लिए एकदम सही है, यानी कि पर्याप्त है,
वो हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 73 को जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि हमें इस कथन जो दिए गए हैं उसमें कहीं भी देखिए, कहीं भी इसमें रोहन के लिए कोई रैंक का जो है उसमें जिक्र नहीं कर रहा है, सब कम का कह रहे हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। प्रश्न नंबर 74 है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 74 का वो डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 का जो ऑप्शन सही है वो डी होगा। डी है कि सभी कथन 1, 2, 3 साथ में पर्याप्त है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तीनों ऑप्शन इसके लिए पर्याप्त हैं, यानी तीनों ऑप्शन मिलकर ही इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त बताना है कि भारत में 5 तेल रिफाइनिंग कंपनियां हैं, अर्थात ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए कौन पर्याप्त है, इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर है 75 का उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तीनों इसमें भी कथन लगेंगे, इसका उत्तर देने के लिए भी इन तीनों कथनों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 76 है, इसमें भी कथन पढ़ के बताना है कि इसमें कौन से कथन की अंतर्निहित है। प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। केवल धारणा एक अंतर्निहित है, यानी जो कथन है उसमें धारणा केवल एक अंतर्निहित है। एक क्या है, सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। प्रश्न नंबर 17 है, कथन दिया गया है कि केल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरे और मेरे केल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता विज्ञापन है ये। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आकर्षक नारे यानी कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है 78 का ये सही है। प्रश्न नंबर 79 है, क्या भारत में सभी प्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। केवल तर्क 1 और 2 प्रभावशाली हैं। 1 में दिया गया है कि हाँ, निर्माताओं या व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा, और जो 2 है यानी 2 ये था, एक जो है हाँ या टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 80 है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए हैं, फ्लैट आवंटित मत करो, चेयरमैन का संदर्भ दें, प्रेसिडेंट का संदर्भ दें या फ्लैट। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें निम्न शर्तें दी गई हैं कि आवेदक ने राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, यानी जो आवेदक होंगे जिनको फ्लैट चाहिए उनको राज्य के निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदक कम से कम 5 साल से कमाता होना चाहिए। आवेदन पूरी राशि का भुगतान 5 साल की अवधि में करने के लिए तैयार होना चाहिए। आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी या सह मालिक नहीं होना चाहिए। आवेदक 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, यानी ये शर्तें होनी चाहिए उस सोसाइटी में फ़्लैट लेने के लिए। तो आवेदक के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय इसके, यानी कि अगर मान लो कि ये इतनी मानदंड हैं और उनमें से कोई इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो सबसे पहले है जो मानदंड नहीं पूरा करता उसे टाउन काउंसिल के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। उपरोक्त लेकिन आधार कार्ड प्रदान करने के लिए तैयार है, समिति के उपाध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। यानी यदि कोई उनमें से कोई भी वो नहीं दे रहा है लेकिन आधार कार्ड दे रहा है तो वो चला जाएगा समिति के उपाध्यक्ष के पास, उसका केस उपयुक्त है लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिक या उनके पहले संबंध हैं, समिति के एक सदस्य को संदर्भित किया जाना चाहिए। आवेदन की
प्राप्ति की दिनांक 31 दिसंबर 2016 थी। 31 दिसंबर 2016 को शर्तें पूरा किया जाना है इन मानदंडों को, यानी कि पूरी कहानी ये पढ़नी है। इन पूरी कहानी को पढ़ने के बाद जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 80 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट आवंटित मत करो। ठीक है, सीधी सी बात पहुंच गई कि फ्लैट जो है वो आवंटित ही मत करो। प्रश्न नंबर 81 है, दी गई आकृति इन विकल्पों में से एक एम्बेडेड है, इस विकल्प का चयन करिए। एम्बेडेड है मतलब उसमें शामिल है, ये हमें बताना है कि कौन सी ये वाली जो आकृति है किस में है। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी आप इसमें वो वाली आकृति शामिल है। 82 है, दिए गए आंकड़े में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प चुने जिसमें एक ही प्रतीक पाए जाते हैं। तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, कपिल और धर्मा क्लब में दो पासा के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पे घुमाया है। तो हमें बताना है x का मान ज्ञात करें, यानी कि यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूदा बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 84 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न था कि चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। तो जो उपयुक्त चित्र बदलने के लिए है उसमें ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 85 उसी तरीके से है, इसमें भी बदलने के लिए है। 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है 2। निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें, यानी जो अलग है इन सब से उसका चयन करना है। प्रश्न नंबर 86 है, 86 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्तासी देखते हैं दोस्तों, 87 का जो प्रश्न होगा वो कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 87 का प्रश्न है निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करें। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 88, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ALBC CLDC उसी तरीके से ELFC और GLHC हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए इसमें भी पूरा करना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। EBY इसका अगला होगा। प्रश्न नंबर 90 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। MHAZB इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 91 है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है और लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का किस रंग का होगा। तो दोस्तों हमें बताना है कि मानव का रक्त किस रंग का होगा, ये हमें बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा, जो हरा है उसे मानव का रक्त कहा गया है इस प्रश्न के अनुसार। 92 प्रश्न नंबर 92 है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहु।
प्रश्न नंबर 93 है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो महिला और पुरुषों की कुल संख्या का अनुपात होगा, प्रश्न नंबर 93 का इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 और 5। 9 और 5 इसका अनुपात होगा महिलाओं और पुरुषों का। प्रश्न नंबर 94 है, 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन है, कुछ पेपर पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। निष्कर्ष है, कोई पेपर एक नोट नहीं है, कुछ नोट पेपर हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 94 का, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कुछ नोट पेपर हैं, कुछ नोट पेपर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करते हैं। 95 का सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 4 और 7। प्रश्न नंबर 96 है, नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तर्क हैं, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक तर्क मजबूत है, यानी कि भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 98, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला लिया है। निम्न मानदंड दिए गए हैं, ये तो आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपको मैं बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को ज़रूर पढ़ लेना। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को दोस्तों ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद मैं इसका उत्तर जो है बता दे रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। उसने अभी 25 वर्ष की उम्र पूरी कर ली थी, लेकिन इस उम्मीदवार के चयन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 99 है, अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से एक अन्य 4 की भांति समान नहीं है। उस विषम वर्ग का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 99 है और इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 जो है वो उस विषम वर्ग का चयन करना था जो 4 अन्य की भांति समान नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन नंबर 4 है, ये वाला, ये जो है समान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, ग्राफ दिया गया है और किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये बताना है। एक विद्यालय का एक ग्राफ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, 2009 और 10। ये हमारा जो रीजनिंग का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैंने इस वीडियो में कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है। कैलकुलेशन करूँगा तो और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिना कैलकुलेशन के इतना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों वीडियो एग्ज़ाम 2018 जो 22 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट थी, उसका अब हम जनरल नॉलेज वाला पोर्शन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिस्क डिफ्रैगमेंटर, विजुअल बेसिक। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। विजुअल बेसिक जो है वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 103 है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन है हमला सतह या अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर या अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न या अटैक पैटर्न, हमला पथ या अटैक पाथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमला सतह और अटैक सरफेस, इसका जो है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या क्रिप्टो एनालिसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि है उसमें से कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 105 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68.7% भूमि पर कृषि की जाती है। प्रश्न नंबर 106 है, रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी अध्याय सबसे छोटा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किष्किंधा कांड जो है वो सभी कांडों से छोटा है। प्रश्न नंबर 7 है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आलू के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। प्रश्न नंबर 108 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछ दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछ दरगाह शरीफ कौन से जिले में उत्तर प्रदेश के, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में किछौछ दरगाह शरीफ है। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? प्रश्न नंबर 109 है, सितार, वायलिन, तानपुरा या फिर बांसुरी। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन से संबंध है इसका। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2019 में अर्धकुंभ जो है आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? ऑप्शन है बच्चे के जन्म पर, नामांकन पर, मुंडन पर या विवाह पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत गाया जाता है। लठमार होली के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लठमार होली के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या गोकुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरसाना, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? 114 का जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगरा में जो है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है, इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद या गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेल्लानव गाई, शालाभोग, पलच्छी, पल्लीच्छादम या ब्रह्मदेया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लीच्छादम। जो है बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों इसको, थोड़ा सा अटपटा सा शब्द है।
प्रश्न नंबर 17 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन हैं फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 118, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 118 का ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह फर्स्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। शाहजहां ने जो है अपने लाल किले में स्थापना की थी विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन की। 120 है प्रश्न नंबर, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे? नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों सबको पता है बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? प्रश्न है 122 है। ऑप्शन है स्टैनली, बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल और जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स मैकडोनाल्ड ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 123 है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? प्रश्न नंबर 123। ऑप्शन हैं भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो दोस्तों इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा का जो समागम है वो अरब सागर में है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है। प्रश्न नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन हैं मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 127 है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन हैं हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी। हंगरी नदी जो है जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है एशिया। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो यूरोप महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन हैं सतलुज नदी, रवि नदी, व्यास नदी या चिनाब नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी जो है इस पर चमेरा बांध बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 130 है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन हैं कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या हवाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। कोलंबिया में गैलेरेस ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थोसेघर वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 131 है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है?
ऑप्शन हैं 60%, 70, 80 या 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत लगभग 90% है। प्रश्न नंबर 133 है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, जबकि अभी तो द्रौपदी मुर्मू को बनाया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 133 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, जबकि जो द्रौपदी मुर्मू है वो दूसरी महिला है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। ऑप्शंस हैं हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 135 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 127। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 136 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। ऑप्शन हैं 17, 19, 15, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 137 है, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, यानी कि इसमें बताना था कि किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 138 है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन हैं अहमदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, 2018 के एटी केरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन हैं 25वां, 11वां, 36वां या 74वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वां। एटी केरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 11वां है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन हैं 2020, 2022, 2025 या 2030। तो इसका सही उत्तर होगा 2020 तक विस्तार की मंजूरी दी गई है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 142 है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन हैं नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है। ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य सरकार ने सूर्य शक्ति किसान योजना की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है। ऑप्शन हैं 9, 7, 5 या 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना 7 सामाजिक मानकों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 145 है, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन हैं पीपल कनेक्ट,
क्राइम कनेक्ट, लॉ कनेक्ट या COP कनेक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, COP कनेक्ट। COP कनेक्ट जो एक ऐप लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 146 हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? ऑप्शन है क्वीन अनानास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम या क्वीन लीची। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वीन अनानास। क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 147 है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होगा, यानी कि पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 148 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है ट्रैक्टर बाजार का सबसे बड़ा देश है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का बाजार यानी बिक्री होती है। प्रश्न नंबर 149 है, 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन हैं मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, 2017 से 2018 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत 2017 से 2018 तक दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो ये था वीडियो 2018 के 22 दिसंबर 2018 को आया हुआ पेपर। इसमें मैंने सारे उत्तर आपको बता दिए हैं। रीजनिंग का सॉल्व नहीं किया है, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ उत्तर बताए हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।